बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो मनाज़र आपने अभी देखे ये दिल्ली के हैं, न्यू दिल्ली के, और ये भारत की राजधानी है या जिसको कहते हैं दारुल हुकूमत, ये उनका है। और इन मनाज़र में आप देखें कि खालिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं लाल किला के ऊपर, और ट्रैक्टरों ने वहाँ धमा चौकड़ी मचाई हुई है। यानी पुलिस वाले जिन्होंने रोक कर रखा इन किसानों को, आज वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए। दिल्ली के 5 रास्ते हैं और इन 5 रास्तों पे हजारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों से सख्त मौसम के बावजूद ये किसान वहां से नहीं हट रहे। ये अपने मुतालबात के हक में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इनके पेट से जो है वो पेट पे लात मारते हुए इनके मुंह का निवाला छीनने की कोशिश की, और जो किसानों का हक है या जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट जो खरीदार है बहुत बड़े बड़े उनको देने की कोशिश की, जैसे मित्तल है, अंबानी है और दीगर बहुत सारे नाम है, अदानी है, टाटा है, वो मोदी के इन्वेस्टर्स हैं। तो उनको फ़ायदा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने किसानों के खिलाफ कवानीन बनाए। वो जो 3 कवानीन बनी है उसके खिलाफ किसान पिछले 5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। 2 महीने से वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली का उन्होंने घेराव किया हुआ है। आज से चंद दिन पहले किसानों ने कहा कि यौम जमहूरिया पर हम दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाएंगे और हम लाल किले तक आएंगे और एहतजाज करेंगे। और भारत की हुकूमत ने इक़दाम किए। आज सुबह लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची कि किसान 2 लाख ट्रैक्टर्स के साथ, 2 लाख ट्रैक्टर्स थे उनके पास, किसानों के पास। उन ट्रैक्टर्स के साथ 1 मिलियन से ज्यादा किसान जो है वो एक साथ दिल्ली के अंदर दाखिल हुए। पुलिस को उन्होंने पिछाड़ दिया, पुलिस के साथ उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने ट्रैक्टर लगा दिए पुलिस के पीछे। कोई घोड़ों पर बैठ के आया हुआ था, कोई डंडे लेकर आया हुआ था, और उन्होंने खालिस्तान के झंडे भी उठा रखे थे। और ये जो खालिस्तान के झंडे हैं सिर्फ उठाए नहीं थे, उन्होंने लाल किले के ऊपर से जो भारतीय तिरंगा है उसको उतारा और वहां पे खालिस्तान का झंडा लगा दिया। ये भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही मायूस कुन दिन था। अगर ये कहा जाए कि ये अपने आप को सबसे बड़ी सेकुलर और जमहूरी रियासत कहने वाले भारत के लिए एक स्याह दिन था, तो ये बात गलत नहीं होगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे जो खालिस्तान के झंडे हैं और किस तरह लोग उनको लगा रहे हैं लाल किला की इमारत के ऊपर, और तिरंगा वहां से गायब हो गया है। ये वो जगह है जहां पे 15 अगस्त को हर साल भारतीय वजीर आजम भारतीय तिरंगे को लहराता है, हर साल 15 अगस्त को। जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के सदर मुमलिकत, पाकिस्तान के वज़राए आला मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पाकिस्तानी परचम 14 अगस्त को जो है वो लहराते हैं, ऐसे ही भारतीय वजीर आजम इस जगह पे आके, लाल किला की जगह पे आके भारतीय तिरंगा जो है वो 15 अगस्त को जब उनका यौम आज़ादी है आकर लहराता है। तो अब यहाँ पे झंडा लहरा रहा है खालिस्तान का। ये भारत की एक बड़ी नाकामी है और एक बहुत बड़ी मूव भारत में बहुत तेजी से चल रही है। भारतीय पुलिस ने और भारतीय इंटेलिजेंस ने जिम्मेदारी फिर पाकिस्तान पर डाल दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के कोई 308 ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन अकाउंटों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। यानी अगर पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट इतने तगड़े हैं तो 300 के बजाय हम 3000 बना के कश्मीर आजाद करवा लेते हैं फिर। यानी वो ये नहीं मान रहे इस बात को कि नरेंद्र मोदी ने गलत कवानीन बना के किसानों को भड़काया है, उनके पेट का, उनके मुंह का निवाला छीन के उनको उकसाया है। ये नहीं मान रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया है। इन चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और ये भारत के लिए कितना खतरनाक है और भारत किस तरफ जा रहा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाऊँ। हमारे पास यहाँ पे एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ रुबीना कायम खानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑडियो पे। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपके पास आता हूँ। तो एजाज चौधरी साहब, इस पे एनालिसिस कीजिए कि इंडिया के साथ ये क्यों हुआ और यहाँ तक नौबत क्यों आई। जी शहजाद चौधरी साहब, सॉरी सर, शहजाद जी प्लीज। जी आपने मुझसे पूछा? जी प्लीज। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपने जितनी बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त की। आज 26 जनवरी को हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ऐसे ही जिस तरीके से हमारा 23 मार्च होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि खुदा न खास्ता अगर 23 मार्च वाले दिन जहाँ परेड करनी है, आपकी अफवाज निकलती हैं, सारे पब्लिक जमा हुई होती है, तो उस दिन अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई हंगामा यहाँ पे हो जाए तो कितना एक शर्मनाक दिन होगा पाकिस्तान के लिए। अल्लाह कभी ऐसा दिन न दिखाए। लेकिन आज एग्जैक्टली यही कुछ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर रिपब्लिक डे वाले दिन आप समझिए कि उनका आज वो 23 मार्च था जिसके अंदर इनके साथ ये हुआ।
तो ये आपको नजर आता है वो असरात। अब देखिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं उसके असरात आज आपको नजर आए। पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान जिंदाबाद और आजादी के नारे आज कश्मीर में सिर्फ नहीं लगे, आप ये देखें, आप इनके क्लिप्स देखिए, आज दिल्ली के अंदर क्लिप्स देखिए, दिल्ली के अंदर क्लिप्स देखिए, और दिल्ली में आप देखें तो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान की लिए नारे दिल्ली में लगाए गए हैं। तो सिर्फ ये मामला अब आजाद मकबूजा कश्मीर तक नहीं रह गया, अब यहाँ पे भी आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये है उन असरात का। देखिए जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाएगी और फाशिज्म उसकी जगह लेगी, तो फिर ये जो जितने भी जैसे मुसलमान है वहां पे, ये फॉल्ट लाइन्स है इंडिया की आपको नजर आती हैं। मुसलमानों की एक फॉल्ट लाइन है हिंदुओं और मुसलमानों की, फिर सिखों की और हिंदुओं की एक फॉल्ट लाइन है, और फिर आसाम की तरफ मसाइल हैं। आप उधर 7 स्टेट्स हैं, उधर साइड पे नॉर्थ ईस्ट पे, जो कि मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ सोच रखती हैं। यानी भारत एक ऐसे दहाने पे बैठा हुआ आतिशफशां के कि अगर वो फटे तो शायद इसका बिल्कुल जिसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये उसके आसार हैं, उसका आगाज है। तो अगर भारत कैसे मैनेज करता है, किस तरीके से करता है, आपने बातें बिल्कुल दुरुस्त बताई, पॉलिसी मैटर्स हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर, लेकिन खालिस्तानियों को, सिखों को, पंजाबियों को, किसानों को ये समझ लेना कि भारत अपने जोर के साथ, अपने हिंदुत्व के जोर के साथ इनको डोमिनेट कर लेगा, मेरे ख्याल में आज उसकी मुकम्मल नफी हुई और आपको एक और भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन थी उसका इजहार होता हुआ नजर आया। जी चौधरी साहब, ये किसान जो है वो देखें ताकतवर तो बहुत है, और भारत में किसान ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। वो सरमायादारों के खिलाफ और ऐसे निज़ाम के खिलाफ जो उनका इस्तेहसाल कर रहा है वो खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में किसान अभी खड़ा नहीं हुआ, ना उसको उसका हक मिला है। इस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले भारत पे बात। मैं इमरान भाई आपसे थोड़ा तारीख़ी पस मंज़र में बात करना चाहता हूँ। दर हकीकत ये मकाफ़ात अमल है, और इसे 2 पहलुओं से आप देखिए, सिर्फ किसानों की मूवमेंट के तौर पे ना देखिए। ठीक, असल में ये वो दबाव था कि जो भारत ने मुख्तलिफ औक़ात के अंदर अपने अंदर बसने वाली जो बड़ी बड़ी अक़लियतें थीं उनके ऊपर किया। यानी कश्मीर के ऊपर उसका तसल्लुत तो यानी जब आज़ाद हुए हम उस वक्त से शुरू हो गया, और फिर 80 के अवाइल से जो सिख थे उनके ऊपर भी शुरू हो गया, जिसको उन्होंने 1984 में गोल्डन टेम्पल के वाक़े के अंदर पूरी तरह सुप्रेस करने की कोशिश। जरनैल सिंह भिंडरावाला, बिल्कुल, और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला वाले की जो शहादत थी वो तारीख़ के अंदर एक रकम कर दी गई है। इसके अलावा कुछ दसियों अलहदगी की तहरीकें हैं पूरे भारत के अंदर। भारत कभी भी एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं रहा। भारत उसी सूरत में कायम रह सकता था कि वो इंसानियत की बुनियाद पर और एक आज़ाद डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे अगर पनपता तो उसके कायम रहने के इम्कान, सेकुलर रहना उसके लिए ज़रूरी था। सेकुलर का लफ्ज़ ज़रा उसकी मुख्तलिफ हमें पसंद नहीं है, लेकिन भारत को सूट करता था, भारत को इस यूँ कह लीजिए सूट करता था। लेकिन आपने जो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व का जो फ़िलासफ़ी है वो ये कहते हैं कि ये दुनिया सारी हिंदुओं की मलकियत है और सारी दुनिया को हम हिंदू बनाना चाहते हैं, और उसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि ये जो हिंदुस्तान है इसमें जो कोई भी रहना चाहता है या हिंदू होकर रहे या वो यहाँ से चला जाए। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत इसको आग लगाई है। वजह इसकी ये थी कि नरेंद्र मोदी RSS का बुनियादी तौर पे वर्कर था, बिल्कुल ठीक, और उस वो वहाँ से आगे बढ़ा। जिस बात को पाकिस्तान के अंदर आप जिनको यानी खूनी लिबरल कह लीजिए या लिबरल फाशिस्ट कह लीजिए, वो बात नहीं मानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े के ऊपर 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। मैं समझता हूँ इसके ये पहलू अपने जहन में रखें। आज पाकिस्तानियों को बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो फ़लसफ़ा था 2 कौमी नज़रिए का, यही असल में इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद है, और यही फ़लसफ़ा उधर इस्तेहकाम हिंदुस्तान की बुनियाद हो सकता था। यहाँ पर अक़लियतें सेफ़ हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बात ठीक है। इसके बरक्स भारत के अंदर अनसेफ है। चुनाचे ये रिएक्शन तो आज कश्मीरी कह रहे हैं ना, ये कश्मीरी भी कहते हैं, कश्मीरी भी कह रहे हैं, और जो सिख भी कह रहे हैं, जो कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहते हैं तो वो भी कह रहे हैं। सिख तो आपको मालूम है कि अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान कर चुके हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। चुनाचे मैं ये कहता हूँ कि भारत ने
टूटना था, भारत टूट रहा है। अच्छा, वैसे जो उनका जो उनकी किताब में लिखा है ना, जो आखिरी फिक्रा सुन लें फिर आप सवाल कीजिएगा कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे इत्मीनान से कह सकता हूं कि जो पॉलिसीज़ हैं और इसकी जो एजेंसीज़ हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, आज उसे पाकिस्तानियों को सलाम पेश करना चाहिए। तो भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पे, उसमें तो कोई सदाकत आपको लगती है? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, भारत क्या इल्ज़ाम लगा रहा है? जो कुछ उड़ी में, पुलवामा में वो साबित हो रहा है कि भारत जो साबित हो गया। Exactly. फिर जो 15 साल तक भारत झूठ बोलता रहा और जो डिसइंफॉर्मेशन जिसका भी भांडा फूट गया है, तो इंडियन इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया भारत के ऊपर एतबार नहीं कर रही है, यानी दुनिया को दूसरा जो पहलू है वो बिल्कुल उसके सामने आ रहा है। और नरेंद्र मोदी की जो फाशिज्म है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। आप देखें, अमेरिका उससे पीछे हट रहा है, रूस उससे पीछे हट रहा है, और पाकिस्तान के लिए इन 2.5 बरस के अंदर इम्कानात ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। चले, मैं रुबीना कायम-खानी साहब, भारत को जब भी ऐसा कोई इंटरनल बहुत बड़ा मसला आता है, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत में हो, चाहे PMLN का हो, चाहे PTI का हो, मुशर्रफ साहब का दौर हो, हर दौर में जब भी कभी वो इंटरनली फंसता है या उसको कुछ ऐसी सूरत बनती है, उसकी फौज डीफेम होती है, उसकी हुकूमत जो है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं, तो वो फौरन पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है। इसके इम्कानात और इससे निपटने के लिए व्हाट टू डू? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हमेशा अगर कोई भी इशू हो भारत के अंदर, तो या अगर UN में भी जब भी भारत बात करता है तो वो हर चीज़ का जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे देता है। और ये बड़ी जो है वो मैं समझती हूँ कि ये ख़ास तौर पर जो नरेंद्र मोदी को की जो एक जो मैं कहूँगी कि एक सोच रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जिस तरह से वो एक जो है वो उनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इवन आप देखें कि ट्विटर के हवाले से, मतलब उनको ये भी इस चीज़ से भी ख़तरा है कि हम अगर किसी चीज़ पे भारत को तनकीद करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो उससे भी वो खौफज़दा हैं। और मतलब ये तो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से हमारे लिए वो है कि अगर आज लाल किला पे जो है खालिस्तान का जो है वो झंडा लहराया गया है, तो वो इट मीन्स के जो ख़ास तौर पर जो दो नज़रिए की बात, दो कौमी नज़रिए की बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, वो आज ये देखें कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। और फिर अभी उसी को उन्हीं चीज़ों को जो है भारत की हुकूमत ने कंटिन्यू किया हुआ है कि वहाँ पर अब मुख्तलिफ जो है वो तबके के लोग जो है वो सर उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को जो है वो राइट्स हासिल नहीं है। और जिस तरह से हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जो हालात पेश आते हैं ख़ास तौर पर मिनॉरिटीज़ के साथ भारत में, तो वो एक बड़ा ही जो है वो चैलेंजिंग भी है। हम तमाम जो ख़ास तौर पर वहाँ भारत में जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में है, और उसको ख़ास तौर पर अब हमारा पाकिस्तान का ये काम है कि हम जो है वो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन मिनिस्टर का ये काम है कि वो जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे इन चीज़ों को उठाए और बताए कि जो भारत का जो असल चेहरा है वो तमाम दुनिया के सामने लेकर आए, कि आज उसके अंदर ही किस तरह से फूट पड़ रही है। जिस तरह से कश्मीरियों के साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया, जिस तरह से मुजालिम ढाए, तो वो आज जो है वो एक मैं ये कहूँगी कि अब हमारा ये काम है कि हम जो है वो भारत के खिलाफ, खास तौर पर जो नरेंद्र मोदी की सोच के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों, और वो फोरम्स जो इंसानियत की बात करते हैं वहां पर जो है अपना ये तमाम पॉइंट जो है वो रजिस्टर कराएं, ताकि भारत का असल चेहरा जो है वो सबको नजर आए। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन देखें इसमें एक चीज शहजाद चौधरी साहब, टेक्निकली मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को बराह रास्त इस सारे मामले में कूदना चाहिए या अपने आप को बाहर रखना चाहिए? क्योंकि देखिए भारत का इंटरनल मामला तो यह है, अब इसको दो तरीकों से आप टैकल कर सकते हैं। या तो आप उन तमाम लोगों को सपोर्ट करें जो भारत के खिलाफ भारतीय लोग बात कर रहे हैं, या फिर आप बतौर रियासत भारत के इस अंदरूनी मामले के अंदर आप खुल के सामने आ जाएं। आपको क्या लगता है, कश्मीर के अलावा हमें बाकी मामलों पे भी बात करनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए मॉरल अथॉरिटी जो होती है वो आपकी जो इंटरनेशनल कवानीन है उनके तहत रहते हुए ही इस्टेब्लिश होती है। जब आप इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं
तो आप मॉरल अथॉरिटी को लूज कर जाते हैं, जिस तरीके से कि आपने भारत को अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज करते देखा। और आपने ये देखा कि दुनिया भर में आज यूरोपियन यूनियन के अंदर जो डिसइंफो लैब की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी वहाँ पे सवाल उसका इशू बन गया है, वो एज एन एजेंडा पॉइंट वहाँ पे डिस्कस हुआ है यूरोपियन यूनियन की असेंबली के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, उन रिजीम्स को, उन रूल्स को, उन कवानीन को, उन सारे जो होती हैं आपकी ट्रेडिशंस है फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आप एक गलती के मर्तकब हो रहे हैं, जिससे आपकी मॉरल अथॉरिटी और आपकी मॉरल स्टैंडिंग कम होती है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी की जो बेहतरी है वो यही रही है कि हमने अपने आप को, देखिए हमने कश्मीर की हद तक भी बड़ा वाज़ेह और शफाफ अंदाज में ये कहा है और ये बताया है, और है भी ऐसा कि वो उनकी अपनी इंडिजिनस मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है। उस फ्रीडम मूवमेंट को हम पॉलिटिकली, मॉरली और डिप्लोमेटिकली हम उसको सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली देखिए, जहां तक किसानों का मामला है, ये मोदी बजाते खुद अपनी जो कॉर्पोरेटाइजेशन है ऑफ मुख्तलिफ एग्रीकल्चर की, वो इस वक्त कोशिश कर रहा है। इसका एक आना है, इसका जो बैकलैश आया, तो आपको बैकलैश आता नजर आ रहा है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हैं, ज्यादा सिख इसलिए हैं क्योंकि पंजाब सारा उनका जो है वो उनकी ग्रेनरी है, उनके लिए खाना प्रोड्यूस करता है, उनके लिए फसल प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इनकी मौजूदगी, इनकी जो ज्यादती है, आपको बाकी हरियाणा में के भी लोग हैं, बाकी साउथ के भी लोग हैं, तो तमाम किसान राजस्थान से भी आ रहे हैं। हाँ, और इसलिए ये जो लोग आ रहे हैं तो इनको ये अपना एक रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है मेरे ख्याल में बार बार जो इस तरफ कि इंडिया इज नो मोर अ लिबरल डेमोक्रेसी, ये हमें दुनिया को बावर कराना है कि लिबरल डेमोक्रेसी नहीं, फाशिस्ट एक निजाम बनता जा रहा है, और इस फाशिस्ट निजाम की वजह से ये लोग इंडिया के अपने अंदर से इस किस्म की आवाजें उठ रही हैं। तो हम सोचिए कि जो मुसलमान हैं वहाँ पे 20 करोड़, और उसके बाद फिर ये जो कश्मीरी हैं उनके साथ क्या जुल्म ढाया जा रहा होगा। तो हमें इसके अंदर कश्मीरियों के जुल्म के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसी होगी वो बेहतर पॉलिसी समझी जाएगी। एक सवाल और पैदा होता है कि यहाँ कोई पार्टी या कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है किसानों के पास। वो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना इत्तेहाद बनाया, उन्होंने कहा हमारा मफाद एक चीज में है, हमारे साथ एक ही तरह का जुल्म किया जा रहा है। इकट्ठे होते हैं, एहतजाज करते हैं। वो खुद ही मुनज़्ज़म हुए, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ दी, हुकूमत के नाक में दम कर दिया। पाकिस्तान में भी किसान अपने हक मांगते हैं, बार बार मांगते हैं। यहाँ किसान को ना वो पॉलिसी मिलती है, ना वो सहूलत मिलती है जिसका वो हकदार है। यानी पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिसी ये है कि जितनी ज़मीन के ऊपर कपास होती थी सब पे अब गन्ना लगा हुआ है, और उसका मुनाफा जो है वो भी कम लोगों को जाता है, उससे कारोबार भी कम होता है, वैल्यू एडिशन भी कम होती है, और चंद लोग जो है वो पैसा कमा लेते हैं। और कुछ फसलों को डिस्करेज किया गया है जानबूझ के। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज देने में नाकाम रही, किसानों को टेक्नोलॉजी देने में नाकाम रही है। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब ये फोटो आप देखें, ये हमारे एक दोस्त ने बनाई है, और यहाँ पे एम से मोदी, ए से अमित शाह और डी से डबल, और इन तीनों ने मिलकर भारत को मैड कर दिया। MAD मैड, यानी भारत को ऐसा पागल किया। इस पोस्टर के अंदर भारत की पूरी शक्ल है। आप नीचे देखें तो कश्मीरी बच्चे हैं जिनके ऊपर पैलेट्स फायर किए गए हैं, भारतीय फौज ब्रूटैलिटीज कर रही है। इसके अंदर आपको ऊपर भगवा का रंग नजर आता है जो उनका ऑरेंज कलर है, जो हिंदुत्व का वो गालिब पूरा एक उन्होंने भारत को कंट्रोल किया हुआ है। और इनकी किताबों में पता क्या लिखा है, जो किताबें RSS वाले पढ़ाते हैं उसमें लिखा है कि मानसरोवर लेक से लेकर जो तिब्बत में मौजूद है, वहां से लेकर पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में जो कलर कहार में कटास राज का एरिया है, जहां पे वो कहते हैं कि एक वो झील है जो शिव का आंसू है, ये बीच का सारा इलाका जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं उनकी किताबों में लिखा है कि ये हिंदुओं का है और यहां सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो ये पागलपन है। नीचे आपको इंडियन क्रॉनिकल्स नजर आ रहे हैं, डिसइंफो लैब की रिपोर्ट, आपको कुलभूषण यादव नजर आ रहा है, फिर प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, फिर किसानों के प्रोटेस्ट हैं। तो इस एक पोस्टर के अंदर पूरे भारत को जो है वो इकट्ठा करके रख दिया गया है। सर, किसान एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे भारत में अपने आप को मनवा रहा है। हमने किसान को क्या दिया? यानी बहुत सारी हुकूमतें आई, यहाँ सरमायादारों को सबको फ़ायदे मिले, किसान को फ़ायदा नहीं मिला। सर, कुछ पॉलिसी ऐसी नहीं आई जो किसान के लिए बनी। अच्छा, एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ इमरान भाई, किसान तो बिलाशुबा भारत में जागा है, लेकिन उसमें रूह रुआं जो है वो सिख हैं, और उसकी वजह मैं आपसे वक्फे से पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में न तो ज़राअत को
और न ज़राअत से वाबस्ता किसान को न कोई मुस्तकिल पॉलिसी दी गई, न उसको तरजीह में रखा गया। जब हम छोटे थे ना, स्कूल गोइंग, तो हमारी किताबों में पहला सफ़ा और उस पर पहला फ़िक्रा ये लिखा होता था कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे ज़रई मुल्क है, इसकी 84% आबादी जो है वो देहात से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है। अच्छा, दुनिया में आपको अल्लाह ताला ने ये यानी नेमत अता की हो कि आपके पास वो काबिल काश ज़मीन हो कि जिसका एक हिस्सा पंजाब पूरे बर्रे सगीर के लिए ग्रेन बास्केट कहलाता हो, अनाज की टोकरी कहलाता हो, और फिर हम उसको आगे ना बढ़ा सकें। एक दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ाम गुज़श्ता सदी के आगाज़ से इसी वाले पंजाब में था, ठीक है, फिर भी आप ना आगे बढ़ सकते हो। इस मुल्क का ग्रेडियंट इस बात का, यानी अल्लाह ताला ने आज खुद इसको बना दिया कि बेहतरीन आबशारें आती थीं, बेहतरीन पानी का बहाव था, ना हम पन बिजली बना सके, ना अपने लिए पानी का रिजर्वायर बना सके। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो तो क़यामत वाले दिन सब लोग वो पकड़े जाएंगे अल्लाह के हुजूर, जिन्होंने ना पानी के रिजर्वायर बनाए, जिन्होंने ना पन बिजली बनाई, जिन्होंने ना पाकिस्तान के लिए ज़रई पॉलिसीज़ बनाई। ये 2.5 बरस जो हमारे हैं, ये तो कोई अल्लाह का ख़ास करम है कि किसी काश्तकार को, किसी ज़िम्मेदार को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे अपनी हाल फसल में मुनाफा हुआ है। लेकिन कोई मुस्तकिल 20 साल, ये जो पिछले 20 साल गुजरे हैं, मेरे पास तो एक मरला ज़मीन नहीं है, लेकिन मेरा कारोबार ऐसा है कि मैं काश्तकार को, किसान को और फसल को थोड़ा बहुत समझता हूँ। पिछले 20 साल में तो बेड़ा गर्क हमने अपनी ज़राअत का किया। सर अभी आपके दौरे हुकूमत में डीएपी की कीमत 860 रुपए बढ़ी है चंद महीनों में। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर, बिलाशुबा कीमत बढ़ी है, लेकिन जो आउटपुट में अगर फार्मर को मुनाफा हो जाए ना, तो वो अपने खर्चे की परवाह नहीं करता। पाकिस्तान में मकई, चावल, इसकी बहुत अच्छी कीमत मिली है। सर लोगों ने लेनी छोड़ दी है, कैंपेन चल रही है कि ना लो। नहीं, मैं मैं आपको बता रहा हूं, कैंपेन तो इन दोनों चल रही है। मैं पिछले 2.5 बरस की बात कर रहा हूं। आप क्यों कोविड से बच गए? 70% आबादी जो है, जब देखें उसकी तारीखी सेल हुई है और उसको अनाज वो तारीखी सेल हुई थी तब सस्ती। उसके बाद मैं आपसे अर्ज करता हूं, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में 2000 के बाद कोई रिसर्च किसी दर्जे की नहीं, कोई नहीं, ना बीज की हुई, ना कोई बीज, ना फसलों की हुई, ना जमीन की हुई। फिर हमारी एग्रीकल्चर सिर्फ फसल नहीं है, इसके साथ लाइफ स्टॉक जुड़ा हुआ है, और दुनिया के बेहतरीन गाय यहाँ पे होती है, इसके साथ दूध कोई जुड़ा एक हुआ। प्लान आप बताएं जो आपने पिछले 2.5 साल में बनाया हो कि किसान ये लगाए और ये ना लगाए, और ये इतना लगाए और ये इतना ना लगाए, और इस जमीन पे ये लगाए। मैं समझता हूँ कि जिन हंगामी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान हमें मिला ना, उसमें जो हो सकता था, तो वज़ीर ज़राअत में तो ज़राअत का काम करता था ना, उसने तो नहीं जाके इंडिया से लड़ना। मैं आपसे इंडिया से नहीं लड़े, हम कोविड से लड़े। का कोई ताल्लुक है? कोविड से डॉक्टर लड़ेंगे, जो ज़राअत वाला वो ज़राअत का काम करेगा। हम कोविड से लड़े, हम डेट से लड़े कि जिससे $18 बिलियन हमने वापस किया, तो हमने कुछ किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के बाद, और मेरा ख्याल है सुबह है शायद वो मीटिंग जो इस ज़राअत के हवाले से ली जा रही है, ताकि अगले 2 सालों के लिए एक ऐसा प्लान वज़ा किया जा सके जिसमें फार्मिंग को मैकेनाइज भी किया जा सके, और जिसमें हम अपने बुनियादी रिसर्च की तरफ वापस चले जाए। मैं आपको, कपास तबाह होगी पाकिस्तान की 2 वजूहात है उसकी। नंबर 1, बीज हमने नहीं पैदा किया जिस पे हम रिसर्च किया करते थे। दुनिया के पहले 5-7 मुल्कों में हम आ चुके थे कपास। पाकिस्तान में सेंटर्स बने हुए काम नहीं कर रहे। 1.5 करोड़ बेल्स तक हम पहुंचे हैं, आज 60 लाख बेल्स के ऊपर आगे चले। दूसरी, हमारे मुल्क के वो सियासतदान और हुक्मरान, जिसमें मेरी पार्टी के भी शामिल हैं, वो सारे गन्ना उगाते हैं, वो इजी मनी के पीछे हैं, वो चीनी माफिया है, शुगर। सर आप सिर्फ ये पता करवाने अपनी गवर्नमेंट से कर दिया। सर सिर्फ ये पता करवाने कि आलू को ईरान से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं जब यहाँ पे रिकॉर्ड पैदावार हो रहा है? सिर्फ क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए, बिल्कुल, कमीशन के लिए। यही मैं तो सर ये आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग मना करें उन्हें? सर मैं तो जो आपको आलू की रिकॉर्ड पैदावार है आपके पास, देखे ना कोई, या तो मैं कुछ जुबान के अंदर रख रहा हूं। सर आप पंजाब के सदर हैं, पंजाब के किसान बेचारे। मैं अपने किसान के साथ हूं। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, कह रहे हैं ना कि किसी मुझे जिम्मेदारी पे ले आएंगे, मैं सिर्फ किसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बाकी वक्फ कर दूंगा। इस मुल्क का किसान खुशहाल हो जाए, इस पाकिस्तान को कोई पकड़ ही नहीं सकता। और किसान के लिए अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी नहीं बनी ना आप लोगों ने। मैं आपको एक रहीम यार खान जिले की बात करता हूं। 7.5 लाख एकड़ कपास थी, 7.5 लाख एकड़ कपास थी, अब 3.5 लाख एकड़ रह गई। 4 लाख एकड़ वहां पर कौन करेगा सर उसको? ठीक, अब ये आप हमें बता रहे हैं
2.5 साल आपकी हुकूमत होगी, अब आपने इसको ठीक करना था। समझूंगा फिर बताऊंगा, फिर इसी का सर आप इसको ठीक करेंगे कि 5 साल तो ना गुजर जाना सर। देखिए हर साल बीज डलता है ना, जिस साल आप दिल करेगा आपका पॉलिसी देंगे, कपास का बीज डल, आप उसकी सपोर्टिंग प्राइस तक तो देते नहीं है और किसी दौर में भी नहीं देते। कपास के किसान को, फैसलाबाद से राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राणा साहब का जो है वो, क्योंकि वहाँ टेक्सटाइल का बिजनेस भी सारा वहाँ पे है। राणा साहब वेलकम टू द शो। अगर इस पर आप बात करना चाहें तो ज़रूर आप कहें। मुझे सर ये बताइएगा कि तहरीके अदम एतमाद पे कोई आपस में एतमाद पैदा हुआ आप लोगों का? नहीं, देखें, जो ऑप्शन 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीडीएम वजूद में आया था तो उसमें ये ऑप्शंस मौजूद थे, और धरने का ऑप्शन या लॉन्ग मार्च का ऑप्शन जो है, एक फैसला कौन लॉन्ग मार्च का जो है वो एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ था, और ये इस्तीफों का और लॉन्ग मार्च के आखिरी ऑप्शन थे, यानी जो लास्ट में लिए जाएंगे, उससे पहले बाकी तमाम जमहूरी ऑप्शन एक्सरसाइज किए जाएंगे। और अदम एतमाद की तहरीक अगर नंबर आपके पास है या आप मैनेज कर सकते हैं तो अदम एतमाद की तहरीक कोई ऐसा कुछ सजरे ममनुआ तो नहीं है कि इसका जिक्र करना या इसका नाम लेना जो है वो जमहूरी तौर पे या आईनी कानूनी तौर पे कोई बुरी चीज है। पीपल्स पार्टी जो मौका इख्तियार कर रही है उसके ऊपर कन्विंस करे वो बाकी पीडीएम की जमातों को, तो पीएमएलएन भी जो है वो अगर बात जो है वो लगती हुई कि उसमें कोई वजन है तो बिल्कुल पीएमएलएन। तो राणा साहब मैं ये समझूं कि पीएमएलएन अभी ये सोच रही है कि जहां से भी ये तजवीज आ रही है वहां से हमेशा हमें सिर्फ तजवीज ना आए, हमें ये भी बताया जाए कि ये मुमकिन है। जब आपको लगेगा कि ये पॉसिबिलिटी मुमकिन है तब आप चलेंगे। जी देखें इमरान साहब, बड़ी सीधी सीधी बात है कि पीटीआई के राउंड अबाउट 155 मेंबर्स हैं इस ईवान में, जहां पे उन्हें जरूरत है 172 की। ठीक है। और जो बाकी लोग हैं वो जीडीए से हैं, वो एमक्यूएम से हैं, वो क्यू लीग से हैं, यानी कुछ 10 जमातें हैं जिनसे वो किसी से 2, किसी से 1, किसी से 4 लोग जो थे वो अख्तर बेंगल साहब की जमात वो आपके पास आ गए। ठीक, वो आपके पास आ गए। तो ये तो बड़ी सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अगर इनमें से 2 पार्टी जो है वो हो सकता है जरदारी साहब के साथ किसी ने अंडरग्राउंड बात की हो, वो जब हमें बताएंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी। तो अगर बात ऐसी हो तो क्यों नहीं हो सकता? राणा साहब 178 इनके इत्तेहाद के बाद टोटल सीटें इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप खाली एक एमकेएम को तोड़ते हैं तो 60 निकल जाती हैं, ये फारग हो जाएंगे। और अगर आप काफ लीग के साथ जीडीए को तोड़ते हैं तो फिर भी फारग हो जाएंगे। वो 4-5 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आपको जरदारी साहब ने सिर्फ आइडिया दिया है, अभी ये नहीं बताया कि उनके पास बंदोबस्त क्या है। नहीं देखें, वो तो फिर ये इस किस्म की बातें जो है वो पब्लिकली तो नहीं हो सकेंगी। वो जो सरबराही मीटिंग है उस मीटिंग में हो सकता है कि वो इस बात का जिक्र करें, और ये जो सरबराह हैं उस चीज को अगर किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे तो करेंगे, अगर नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन तहरीके अदम एतमाद आएगी तब जब आपको पूरा एतमाद होगा कि ये कामयाब हो जाएगी। देखिए जी, अगर उसकी कामयाबी की जो है वो ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। विदाउट ऑप्शन जो है वो अगर आपने सिर्फ एक्सरसाइज फॉर अदम एतमाद मोशन फॉर करनी है तो वो तो फिर कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बेहतर एक्सरसाइज होगी। अगर सिर्फ तहरीके अदम एतमाद बनाए तहरीके अदम एतमाद है तो वो एक अलग बात है। खाली एक पॉलिटिकल मूव नहीं होना चाहिए, उसका कोई आउटकम होना चाहिए। ब्रेक लें, वापस आते हैं। रुबीना कायम खानी साहब से बातें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रुबीना कायम खानी साहब, राणा साहब ने बड़ी सीधी सीधी बात की। उन्होंने कहा जी अगर कोई श्योरिटी होगी जरदारी साहब के दिमाग में तो उन्होंने ये बात की है ना। और बिलावल बार बार ये कहते भी हैं कि बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, तो कोई बैसाखियां जो हैं उन्होंने आपसे रब्ता किया है या आपके पास कोई ऐसी श्योरिटी है जिस बुनियाद पे आपको लगता है कि तहरीके अदम एतमाद में आप इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे? जी बिल्कुल। जब भी अगर आप देखें जरदारी साहब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और उनको कुछ नज़र आ रहा होता है कि जो ख़ास तौर पर हुकूमत में बैठे लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस देख के या उनके मेंबरान की क्या चाल है वो जो है वो समझ आ रही होती है। अच्छा, एक सबसे पहले वो उससे पहले जो किसानों की बात हो रही थी, मैं आपको वहाँ पे अपना एक वो पॉइंट देना चाहूँगी। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
वर्कर के जो है वो हमने हमारे दौर में जो है वो 30,000 हारियों को जो है मुफ्त ज़मीनें तकसीम की गई थी। उस वक्त गंदम पे सब्सिडी भी थी और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो फार्मर को जो है वो रिलीफ मिले। दूसरा, अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं। बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा इमरान कि कुछ दिनों पहले जो है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब के जो स्टेटमेंट्स थे और वो जो पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ खुद ही उनके मेंबर बात कर रहे थे, तो इस तरह के अंदरूने खाना जब हम निजी उसमें बैठते हैं सिटिंग्स में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खाइफ हैं पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ की जो है पॉलिसीज़ के हवाले से। तो बिल्कुल मेंबरान जो है वो हो सकता है कि अगर ये, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने एक ऑप्शन दिया है कि क्योंकि एक जमहूरी तहरीक है पीडीएम की और उसमें कोई भी आईनी तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है, वो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से हो, स्पीकर के लिए हो, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो, तो ये चीज़ जो है वो ये मतलब कानून आइन में है कि चलिए पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं मैडम। कौन सी पार्टी किस वजह से छोड़ सकती है हुकूमत को, आप ये बताएं। किस पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? चौधरी बिरादरान तो उन्होंने हाथ में कर लिए हैं, एमक्यूएम वैसे ही आपको पता है हुकूमत में रहने की उनको आदत है, जीडीए इत्तेहाद बनाया ही उन्होंने इसलिए था कि उन्होंने हुकूमत में जाना है, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी आपको पता है कि जब तक बड़े लोग चाहेंगे वो शामिल रहेंगे। किससे आपको उम्मीद लगी है? शेख रशीद अहमद की एक पार्टी है, वो भी बीच में ही है। देखिए इमरान, मैं ये कहूँगी कि ये पार्टीज तो जाहिर सी बात है जो ख़ासतौर पर अगर आए हैं तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो कुछ ले दे के ही आए होंगे ना, कि कुछ वजारतें उनको मिली होंगी, कुछ वो कहीं पे भी कोई रिलीफ मिला होगा। लेकिन अगर पीटीआई के लोग और पीटीआई के मेंबरान को अगर आप देखें, तो जो तब्दीली के नाम पे उनको झांसा दिया गया है, जो पीटीआई के वर्कर्स को, जो पीटीआई के जो जिन्होंने कंटेस्ट किया उन लोगों को जो झांसा दिया गया, उनको जो बाग दिखाए गए, वो उन पे जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अब वो इस चीज के लिए तैयार हैं कि सीक्रेट बेल्टिंग तो नहीं होगी जिसमें वो कोई और सीक्रेट बेल्टिंग तो नहीं होगी, वो तो सारा सामने खड़ा, फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती उसमें। देखिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वो खुद ही जो है मेम्बरान अभी नाला हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में जो है वो जो महंगाई का जिन जो है वो निकल रहा है, और जिस तरह से आप देखें कि लोगों के लिए, एक आम लोग पर्सन के लिए तो मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पहले जो एक वक्त की रोटी खाते थे वो भी उनके लिए मुश्किल हो गई है। तो अब जो है वो ना सिर्फ पीटीआई के जो पार्लियामेंट में बैठे मेंबरान हैं, अवाम भी उनके साथ जो है वो हम सबके साथ निकलेंगे। तो ये अब जो है वो इनकी इनकॉम्पिटेंसी दिन ब दिन जो वैसे है इनको निकालने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आप लोग अपोजिशन अगर इत्तेफाक उस पर कर लें तो तरीके अदम एतमाद की बजाय अगर आप सारे रिजाइन कर देना तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी 24 घंटे में। लेकिन उसके ऊपर कोई इत्तेफाक आप लोगों का नहीं हो रहा। वो भी एक ऑप्शन है, और उस पर जिस तरह से भी पार्टीज, क्योंकि 11 जमातें हैं पीडीएम में, कोई एक पार्टी नहीं है, उनके कंसेंसस के साथ जो भी चीजें जो भी तय होंगी तो वो उसी तौर पे जो है वो एक्शन किया जाएगा। शहीद साहब आपने दोनों की बात सुन ली है, तो अब तरीके अदम एतमाद मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो क्या किसी ने कहा ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये तो कोई पार्टी नहीं है, ये कोई सियासी तहरीक ही नहीं है। आप मुझे बताइए पीडीएम यानी उसका किबला ही नहीं पता कौन है? मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो फिर तो डूबे मौलाना फजलुर रहमान 2019 में आए थे, ढेर सारा हलवा इकट्ठा करके ले गए थे, फिर आनंद का वक्त गुजारा है, कुछ लेके ही गए थे ना सर, खाली हाथ तो नहीं गए ना। अब वो चाय और पिज़्ज़े की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं समझता जी ना इनमें से कोई इस्तीफा देगा। अच्छा, इन्होंने कहा ना जो इस्तीफा आखिर में आना था, तो चीखो पुकार इस्तीफे की क्यों पहले आ गई थी? फिर एटम बम चला देंगे और आर और पार कर देंगे, ना कोई लॉन्ग मार्च करेगा, ना कोई इस्तीफे देगा। ये ज़िमनी इंतखाब भी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, और ये सेनेट का इंतखाब भी लड़ेंगे और लड़ रहेंगे, और इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये तो पीटीआई का कल्चर है ना, हम अंदर भी तनकीद करते रहते हैं, बाहर भी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन खड़े तो अपने चेयरमैन के साथ हैं ना, उससे तो किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। फिर क्या बेच रहे हैं? मैं फजलुर रहमान कुछ बेच ही नहीं सकता, इतनी मुश्किल में चला गया है वो। मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब, यानी उसके टॉप के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि मौलाना जामिया
जो लाहौर में है मदनिया, वहाँ पे तो आप रो दिए थे। आपको जो बाहर से पैसा आया था आपने कहा कि वो मैंने अपनी ज़ात पे खर्च कर लिया, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। आप अंदाजा करें मेरी तो मैं ये तो चीजें उनकी मुश्किलात में मैं तो दुनियादार हूं। ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में भी लेकर गई। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।